सैमसंग ने फाइनली S26 सीरीज को लॉन्च कर दिया है एंड जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। बेस S26 और प्लस में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन S26 अल्ट्रा जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस और कुछ बड़े भी हैं जो लोग मिस कर रहे हैं। तो चलो इसके डिजाइन से शुरू करते हैं। तो डिजाइन के साथ सैमसंग अब वही रिफाइनमेंट ओवर रिवोल्यूशन वाली कहानी चल रहा है। छोटे छोटे चेंजेस करो और उन्हें रिफाइन करते जाओ। अब डिजाइन पर्सनल प्रेफरेंस है, पर मुझे एज सच डिजाइन से कोई शिकायत नहीं है। इनोवेशन से डेफिनेटली है। एक्साइटिंग भले ही नहीं है लेकिन डल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। छोटे छोटे कुछ हैं और दो बड़े चेंजेस हैं। पहला बड़ा चेंज जो आपने हर जगह देखा और सुना होगा कि इसका डिजाइन पहले से अब राउंड हो गया है। तो ओवरऑल ये आपके हाथ में थोड़ा सा बेटर फिट होता है। इसका वेट भी 4 ग्राम से कम हो गया है। तो S25 अल्ट्रा 218 ग्राम का था, ये 214 ग्राम का है। और जो इंडिविजुअल कैमरा लेंसेज थे उन सब ने मिलकर अब एक आइलैंड बना लिया है, और ये कैमरा आइलैंड सारे S26 सीरीज के मॉडल्स में है। तो ब्रांड आइडेंटिटी तो बनेगी, पर इससे एक चीज और वर्स हो गई, फोन अब वॉबल करता है। एक साइड पे तो ये पूरा ही गिर जाता है। एक और बड़ा चेंज है कि अब सैमसंग एल्यूमिनियम पे वापस शिफ्ट हो गया है, और इसका रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बहुत समझदार हैं। मेन रीजन ये है कि इसका हीट कंट्रोल बेटर हो जाएगा। ऑल्दो मेरे को S25 अल्ट्रा में भी हीटिंग इश्यूज तो फेस नहीं हुए थे। बाकी फोन अभी भी प्रीमियम फील होता है, और ये जो कोबाल्ट वॉयलेट कलर है काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी इसमें व्हाइट, स्काई ब्लू, ब्लैक दो स्पेशल एडिशन कलर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा स्पीकर प्लेसमेंट, वॉल्यूम बटन्स, एंटीना लाइंस और माइक्रोफोन्स उसी जगह पे है जहां पहले थे। ड्यूरेबिलिटी के लिए बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर 2 है और फ्रंट पे विक्टस 2 है। प्रोटेक्शन वही IP68 वाली है, पर 2026 में IP69 होना चाहिए था। S Pen में ब्लूटूथ सपोर्ट अभी भी नहीं है, बट एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये सिर्फ एक साइड से ही अलाइन होता है, यानी आप सिर्फ इसको एक ही एंगल से डाल सकते हो। दूसरे से डालोगे तो अलाइनमेंट खराब हो जाती है। इसका एक रीजन तो मैं ये सोच सकता हूँ कि इन्होंने फोन को और राउंड बनाया है तो स्पेस की कमी हो सकती है, क्योंकि 25 अल्ट्रा थोड़ा और बॉक्सी था तो इसके साइड में जगह थी, इसमें नहीं। कहानी डिस्प्ले में भी सिमिलर ही है। एक बड़ा चेंज है, उस पे मैं आऊंगा, पहले ये सुनो। अब ये डिस्प्ले सैमसंग का ही M14 OLED पैनल है। साइज और स्पेक्स पुराने फोन से ऑलमोस्ट मिलते हैं। 6.9 इंचेस की AMOLED स्क्रीन मिलती है, LTPO 120 हर्ट्ज, सेम पीक ब्राइटनेस है 2600 निट्स की, और HDR10+ का सपोर्ट भी है। एक और चेंज जो सब बोल रहे थे कि डिस्प्ले 10 बिट है, जबकि वो नहीं है, ये अभी भी 8 बिट ही है, जिससे ये बाकी फ्लैगशिप से काफी पीछे हो गए हैं स्पेक वाइज। आगे बढ़े तो इसका सबसे हाईलाइटेड और मार्केटेड फीचर है प्राइवेसी डिस्प्ले, जो आपने अभी तक वीडियोस और रील्स में देख लिया होगा। इसमें दो मोड्स मिलते हैं, एक नॉर्मल और एक मैक्सिमम इंटेंसिटी, जहां पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। अब ये काम का है या नहीं वो मैं अभी नहीं बोल सकता, बट एक चीज मैं कहूंगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट एप्स और नोटिफिकेशंस के साथ भी कर सकते हैं, और ये वाली चीज मेरे को बहुत यूजफुल लगी है। बेस्ट केस सिनेरियो मैं सोच सकता हूं कि अगर आप कोई बैंकिंग एप्स या फिर कुछ पर्सनल फोटोज देख रहे हो पब्लिक प्लेस में, तो वहां पे आप इसको ऑन कर सकते हो। हालांकि इस फीचर से फोन के व्यूइंग एंगल्स खराब हुए हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ा है, और इसमें आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है, लेकिन वो S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की है। I mean 25 अल्ट्रा की बेटर है। एक और चीज जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करी है वो है प्रो स्केलर। ये एक फैंसी वर्ड है जिसमें विजुअल्स, टेक्स्ट और इमेजेस आपको शार्प मिलेंगे, बट ये फीचर सिर्फ अल्ट्रा और S26 प्लस में है, क्योंकि ये क्वाड HD रेजोल्यूशन पे ही काम करता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी में भी डिफरेंस है, ये ज्यादा फुल और क्रिस्प साउंड करते हैं S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। लेकिन सैमसंग ने PWM डिमिंग को अभी भी 480 हर्ट्ज के आसपास ही रखा हुआ है, तो अगर आपको स्क्रीन फ्लिकर से आंखों में दर्द होता है तो यहाँ कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है। नीचे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और उसकी स्पीड और पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। अब हम परफॉर्मेंस पे आए तो वही ईयरली अपग्रेड ही हुआ है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी मिलता है, और GPU CPU में इंप्रूवमेंट है। बेस मॉडल में 12 GB रैम और 256 GB UFS 4 स्टोरेज है, और रैम का अकाल होने के बाद भी इन्होंने 1 TB स्टोरेज के साथ 16 GB रैम का ऑप्शन दिया है, जो बढ़िया है। शुरुआत में मैंने कुछ गेम्स डाउनलोड पे लगाए थे और मैंने एज सच कोई हीटिंग भी नोटिस नहीं करी। वैसे तो इस बार इन्होंने वेपर चेंबर भी रीडिजाइन और बेटर करा है। चलो जो भी है, स्पेक्स वाइज छोड़ो, एक बार बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर अराउंड 3700 और मल्टी कोर 11318 है, जो काफी अच्छा है। एंड तो इसका अराउंड 3.5 मिलियन से थोड़ा ऊपर जाता है, विच इज डेफिनेटली गुड। और 3D मार्क में बेस्ट लूप स्कोर इसका 7000 है, और इसकी स्टेबिलिटी 61% है। और इस टेस्ट में इसका टेम्परेचर 44 डिग्रीज तक गया था, जो कि मैं सही बोलूंगा बहुत ज्यादा जाते भी देखा है मैंने। बट इन रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए मैंने इसमें 3 गेम्स चलाए, और उन सब का डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। BGMI में एवरेज FPS अराउंड 89 था, गेंशिन और वुदरिंग वेव्स में अराउंड 58 रहा, बट इन दोनों में टेम्परेचर 40 के आसपास गया है। तो परफॉर्मेंस नो डाउट बढ़िया है, बट थर्मल्स की एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है वो मैं आपको फुल रिव्यू में ढंग से टेस्ट करके बताऊंगा। अब बैटरी की बात करें तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो कि दिक्कत की बात है, क्योंकि चाइनीज फ्लैगशिप्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें जो 5000 mAh की बैटरी है वो छोटी ही है। हालांकि मिस्टर उस द बॉस के बैटरी टेस्ट में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट एक बार जब मैं बैटरी टेस्ट कर लूंगा तभी पता चलेगा कि
कि आखिर ये इंडिया में कैसा काम कर रहा है। ऑल्दो सैमसंग 31 आवर्स का प्लेबैक ही क्लेम करता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब One UI 8.5 का ऑप्टिमाइजेशन इसे बचा ले तो बात अलग है। चार्जिंग स्पीड्स बढ़ी है लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अब चार्जिंग 60 वॉट हो गई है, पर चलो 45 से तो आगे बढ़ गए। वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट से 25 वॉट तक चली गई है, बट इसमें मैगसेफ सपोर्ट अभी भी नहीं आया है। कुछ केसेस हैं जिनसे आप ले सकते हो, लेकिन फिर इनबिल्ट होना चाहिए। अब कैमरास की बात करते हैं, जिसमें ऊपर से चेंजेस पता नहीं चलेंगे लेकिन मीनिंगफुल लग रहे हैं क्योंकि मैंने फोटोज खींची है। पहले तो मेन कैमरा अभी भी 200 मेगापिक्सल का है, बट उसका अपर्चर f1.9 से 1.4 हो गया है, तो बेटर लाइट और डिटेल्स देखने को मिलेंगी। 5x टेलीफोटो में भी अपर्चर कम कर दिया है, 3.4 से 2.9, तो डिटेल्स और कलर्स यहाँ भी बेटर होने चाहिए। ऑल्दो अल्ट्रा वाइड और 3x में कोई चेंज नहीं आया। कुछ सैंपल्स लिए मैंने, तो आप देख सकते हो कि फोटोज कैसी आ रही है। मैंने सारे फोकल लेंस पे ही फोटोज लिए, तो आइडिया लग जाएगा। वैसे सैमसंग का कहना है कि इस बार इन्होंने AI ISP यूज किया है, जिससे नॉइज रिड्यूस होगा और कलर्स बेटर होंगे। जो सबसे नोटिसेबल मुझे लगता है वो है कि फोटोज काफी नेचुरल हो गई हैं, तो काफी लोगों को शायद पसंद ना आए, बट मुझे जनरली नेचुरल फोटोज अच्छी लगती हैं। यही सेम पैटर्न रात की फोटोज में भी फॉलो होता है। और स्पेशली एक और चीज जो नोटिसेबल है वो है कि ये प्रोसेसिंग इतनी नहीं कर रहा। आप फोटो क्लिक करो और सीधा देखो, जैसे काफी फोन्स में फोटोज क्लिक करने के बाद समय लगता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इससे तो यही पता लग रहा है कि हार्डवेयर लेवल पे ज्यादा काम हो रहा है और प्रोसेसिंग कम। बाकी एक बार जब फुल कैमरा टेस्ट करूंगा तो बता पाऊंगा कि ये जो बोल रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं। थोड़े बहुत कैमरा फीचर्स भी इन्होंने डाले हैं, जैसे कि 24 मेगापिक्सल पे फोटोज अब आप क्लिक कर पाओगे, जो पहले 12 मेगापिक्सल था। और अब वर्चुअल अपर्चर का भी ऑप्शन मिलता है आपको तीनों लेंसेज पे, जो पहले सिर्फ मेन पे था। मतलब आप डेप्थ ऑफ फील्ड को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया चीज होती है। बाकी इसके बैक कैमरा में भी चेंजेस हुए हैं, जैसे अब ये APV लॉक सपोर्ट करता है, तो इसमें भी ProRes जैसा सपोर्ट आ गया है। और इसमें अपने कलर ग्रेडिंग प्रीसेट्स भी हैं, या फिर आप अलग से अपना खुद का कस्टम लट भी लगा सकते हो, लेकिन इन फाइल्स का साइज काफी ज्यादा होता है। होराइजन लॉक भी आ गया है, जो आपने वीडियोस में देखा होगा कि अगर आप फोन को पूरा भी घुमा दो तो भी वीडियो सीधी रहेगी। सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल ही है, लेकिन इसमें सेम वही AI ISP ही यूज हुआ है, तो स्किन टोन और फाइनर डिटेल्स और नेचुरल है। अब आप सेल्फी कैमरा से भी लॉग वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बढ़िया है। इसका रिजल्ट मुझे काफी पसंद आया है। स्टैंडर्ड मोड तो बहुत सही है, और ब्लॉकबस्टर और रोमांस वाले आप चेंज करके देख सकते हो। और यहाँ से बहुत क्लियर पता चलता है कि सैमसंग क्रिएटर्स और व्लॉगर्स वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और भी कैमरा फीचर्स है, मैं पक्का कुछ ना कुछ तो भूल ही रहूंगा, तो फुल रिव्यू में हम हर चीज को कवर कर लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाइज इन्होंने कुछ चीजें करी है, इसलिए मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो One UI 8.5 मिलेगा, और कुछ फीचर्स तो काफी बढ़िया हैं, जैसे ये इंस्टेंट सर्च वाला अच्छा काम करता है। फिर AI एडिटिंग में हिस्ट्री दिखाने लग गया है, बट ये सब अपडेट के बाद आई थिंक 25 अल्ट्रा में भी आ जाएगा। बट अभी के लिए मेन काम जो हुआ है वो मुझे AI वाली साइड पे ही दिख रहा है। जैसे जो ऑडियो इरेजर है उसे अब आप YouTube और Instagram जैसी एप्स में भी यूज कर पाओगे। तो आप जो कमेंट करते हो ना कि म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लेता, अभी मुझे लोगों की आवाज सुन रही है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप बस ऑडियो इरेजर ऑन करो और बैकग्राउंड नॉइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। नाउ नच करके भी फीचर आया है, जो आपको रिप्लाई सजेस्ट कर देगा। लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि हमारी भाषा में, जिसमें हम इंडियंस बात करते हैं, उसमें ये कैसे सजेशंस देता है। फोटो असिस्ट भी अपडेट हो गया है, इसमें अब आप अपनी फोटो पे लिख के एडिटिंग करा सकते हो। रियलिटी आखिर क्या ही बन गई है। फिर आपका फोन खुद ही आपको उबर बुकिंग के सजेशंस दे देगा, लेकिन अभी ये US स्पेसिफिक है, लेकिन फिलहाल ये वहां भी काम नहीं कर रहा। एक और AI फीचर जो मुझे रियल लाइफ में यूजफुल लगा है, वो है Bixby का परप्लेक्सिटी के साथ इंटीग्रेशन। जैसे पहले आप कोई सेटिंग सर्च करते थे और वो आपको डायरेक्ट उस सेटिंग पे लेके जाता था, लेकिन अब ये उस सेटिंग का टॉगल आपके सामने ही ले आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। बाकी और भी छोटे छोटे AI फीचर्स आए हैं, लेकिन मेनली यही थे जो यूजफुल है। और इस सब के साथ साथ मैं बोलूंगा कि हैप्टिक्स बेटर हुए हैं। 20-30% इंप्रूवमेंट आई है, तो क्रिस्प हो गए हैं, बेटर फील हो रहे हैं। तो फोन में यही सब है, और जैसे जैसे आप देख रहे हो इसकी डिटेल टेस्टिंग भी हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका रिव्यू जल्दी ही दे सकूं, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि 25 अल्ट्रा से कितना बड़ा अपग्रेड है, या अपग्रेड है भी या नहीं। तो चलो फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।